हेलो एवरीवन। तो हम आज जो है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस जो है कंटिन्यू कर रहे हैं हम प्लस 2 क्लास का। तो हमें लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था दैट इज़ अ मोल फ्रैक्शन। हमने लास्ट टाइम कुछ टॉपिक्स कर लिए थे जिससे कि आपको याद ही होगा। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन क्या रहता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन की हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स करी थी कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसकी हम कॉन्सेंट्रेशन को कैसे कंपेयर करते हैं। तो उसमें हमने नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना, पार्ट्स पर मिलियन, ये सब हमने मतलब कि कहा था कि इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हमने सॉल्यूशंस के कुछ 3 टाइप्स करे थे कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। इसके साथ साथ अगर सॉल्वेंट जो है हमारा सॉलिड है तो जो सॉल्यूट है वो भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, राइट। और जो हमारा सॉल्वेंट है अगर वो सॉल्वेंट लिक्विड है तो लेकिन सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। हमने ये कुछ टॉपिक्स जो थे वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। तो जिनको भी मतलब ये सब चीज़ें पढ़नी है, रिपीट एक बार थोड़ा सा रिकैपिटुलेशन चाहिए, तो वो मेरी पुरानी वाली वीडियो जो है, इसके पहले वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। उसके बाद हमने इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स पढ़े थे जो कि +1 का ही टॉपिक है वैसे तो, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस कर लिया था नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन। ये भी +1 में हमने किया है बट हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। और कुछ मोल फ्रैक्शंस के हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल जो मैंने एज अ होमवर्क दिया था आपको, दैट इज अ कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, दैट इज अ फॉर्मूला C2H6O2 एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास, है ना। तो आपको मैंने इसमें क्या बोला था कि मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का और वाटर का, ठीक है, इन ए सॉल्यूशन जिसमें इतने % हमारे पास ये था। 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। आपको ये होमवर्क दिया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? मान लो इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो C2H6O2 लिख लीजिए ऐसे। कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ऐसा रहता है ना हमारे पास एन टोटल। सिमिलरली फिर आप क्या करेंगे? इसके बाद इधर आ जाइए। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालिए C2H6O2 के लिए। कैसे निकलेंगे? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यही रहता है। इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज इक्वल टू C2H6O2, इसका मोलर मास क्या रहेगा? कैलकुलेट कर सकते हो आप। 12 होता है कार्बन का, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई प्लस 6 हाइड्रोजन प्लस 16 इंटू 2 32, है ना। टोटल मिला के कितना आ जाएगा हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल का मास जो है और वो 62U आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको ये 62U तो इसका मोलर मास मिल गया। अब इसी मोलर मास की वैल्यू मोलर मास की जगह पुट कर दो। गिवन मास कितना दिया था? 20 ग्राम। तब इसको 20 ग्राम में यहाँ पुट कर दो। तो 20 डिवाइड बाई 62 दैट इज इक्वल टू 0.322 अप्रोक्सीमेट। ये जो है ये हमारी वैल्यू रहेगी। सिमिलरली अब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसके? वाटर के। ये तो आपको पता ही है। गिवन मास कितना दिया है आपको? 80 ग्राम। ये देखो 80 कितना इसका मोलर मास क्या रहता है? 16 + 2 दैट इज इक्वल टू 18। ये आपको पता ही होता है। तो 4.44U। तो आपके पास एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपके पास ऑलमोस्ट सारा रॉ मटेरियल आ गया। अब आपको सिर्फ क्या करना है? इनकी सारी की वैल्यूज ही पुट करनी है जस्ट। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप लिखिएगा मोल फ्रैक्शन फॉर किसके लिए? इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए। तो इसका C2H6O2 ऐसे लिख लो। अब आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स पहले किसके लिखेंगे? जो हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल इसका लिखोगे। तो लिखो 0.322 डिवाइड बाई 0.322 प्लस 4.44, ठीक है। इसको आप अप्रॉक्सीमेट सोल्व करोगे तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देती हूँ। इसकी 0.068 रहेगी, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी? इथाइलिन ग्लाइकोल की। लेकिन अभी 2 कंपोनेंट्स थे क्योंकि एक मोल फ्रैक्शन हमारा किसका था? इथाइलिन ग्लाइकोल का प्लस वाटर। अगर आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना तो मोल फ्रैक्शन इसके लिए आपको बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप मतलब कि टोटल में से, यानी मैं ये आपको ये कहना चाह रही हूँ, यानी कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन रहता है 4A कंपोनेंट प्लस B कंपोनेंट प्लस जो भी है दैट इज इक्वल टू 1 रहेगा। यानी कि अगर 2 कंपोनेंट है तो उन दोनों का मोल फ्रैक्शन तो ओवरऑल किसके बराबर रहेगा? 1 के बराबर, ठीक है। तो अगर आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल का है तो आपको वाटर का निकालना है। मान लो आपके पास एक कंपोनेंट का दे दिया, आपको दूसरे का निकालना, तो 1 में से आप इसको क्या कर दोगे? माइनस 0.068। तो क्या आ जाएगा आंसर? लगभग 932,
ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये भी आंसर है और ये भी, क्योंकि दोनों ही पूछे गए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दिस इज द मोल फ्रैक्शन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। आज जो है हम नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि वैसे आपने ऑलरेडी किया हुआ है थोड़ा बहुत टॉपिक तो वो, लेकिन हम जो है आगे करेंगे। आज हमारी जो है तो हम आज करेंगे सबसे पहले जो हमारी परसेंटेज, जैसे मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था एक मास परसेंटेज का, देखो उसमें मैंने लिखा था 20%, यहाँ लिखा था, कहाँ गया, 20% ऑफ दिस। तो मुझे ये भी थोड़ा डाउट लगा कि आपको में भी दिक्कत आएगी परसेंटेज में। तो जो हमारी जो परसेंटेज होती है ना, ये 3 तरह की होती है। एक तो होती है मास बाय मास, एक होती है हमारी मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, एक होती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके, एक सेकंड मुझे देखने दो ज़रा कि कैमरा जो है वो सही से है या हिल गया इधर से उधर। अभी ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। हमारे पास जो मास बाय मास रहता है, इसमें जैसे सबसे पहले आपको 9th क्लास में हमने ये टॉपिक्स भी पढ़े थे, मास बाय मास वाले। इसमें क्या रहता है, जैसे अगर सपोज आपके पास जैसे मैं आपसे कहूँ 20 ग्राम सोल्यूट, कोई भी सोल्यूट हो सकता है, किसमें डिजोल्व है, डिजोल्व इन 80 ग्राम वाटर, ठीक है, 80 ग्राम वाटर। तो अब इसमें मास बाय मास के लिए आप क्या निकालते हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो परसेंटेज रहेगी मास बाय मास का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज W बाय W। आप कहोगे है तो जी सिंबल M, बट आप रिप्रेजेंट W से करो। यस, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है इसका, परसेंटेज मास बाय मास W बाय W। तब क्या करेंगे, जो हमारे मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है, मतलब जो आपको सोल्यूट दिया है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ मास जो है वो सॉल्वेंट का नहीं, टोटल मास पुट किया जाता है, सॉल्यूशन का पुट किया जाता है। यानी कि जो ये सॉल्यूट था हमारे पास कितने ग्राम था, 20 ग्राम, तो आप लिखेंगे 20 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी 20 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 100, यानी 20 डिवाइड बाई 100, लगभग 0.2%। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है हम कई तरीके से निकालते हैं। वॉल्यूम में बस ये फर्क होता है कि जैसे सपोज मैं आपसे कहूँ मास, तो जो सोल्यूट तो दिया था वो तो ग्राम में दिया था, सोल्यूट डिजोल्व इन 80 ग्राम की बजाय आपको ये कह दिया 80 ml ऑफ वाटर सपोज, तो रहेगा आंसर W बाई V ही, मतलब फॉर्मूला जो है वो सेम ही रहेगा, बस इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज अ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट दैट इज इक्वल टू 20, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास की जगह क्या आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया था 80, सोल्व करके आंसर जो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये 80 ml ऑफ वाटर दिया, तो 80 प्लस 20 दोबारा अगेन 100 हो जाएगा। ठीक है, तो और ये भी ध्यान रखिएगा 20 डिवाइड बाई 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5, लगभग 0.2 के आसपास। ठीक है, अब मुझे इसका बताइएगा, अगर आपसे कहा हो कि 30 ml सोल्ट डिजोल्व इन, सपोज आपसे कह दिया 30 ml सोल्यूट डिजोल्व इन 70 ml ऑफ वाटर, सपोज आपसे ऐसे कह दिया। अब बताइए कि जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या रहेगी, ज़रा मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका जो आप परसेंटेज का कौन से वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, ये बताइए ज़रा फटाफट से बताएंगे कमेंट करके। चलिए हम आपको पहले खुद ही करवाते हैं कि इसमें क्या रहेगा, फिर आप बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि क्या आपको डाउट रहता है। उसके बाद क्या रहेगा आपको क्या दिया, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद ये जो जितने भी हमारे वॉल्यूम्स होते हैं ये ml में होते हैं। ठीक है, ये भी 80 ग्राम है, तो आपको जब भी परसेंटेज निकालनी है 20 बाई 100 कर लिया हमने, इनटू में भी क्या रहेगा इसकी 100, ये भी बात ध्यान रखनी है। जैसे अभी मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, ध्यान रखिएगा इन लीटर्स। अब जो मैंने ये जो आंसर दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया है, ये किस में दिया है, ml में। ठीक है, तो ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो अगर लीटर में नहीं है तो इसके लिए इंटू हम क्या करेंगे, इसके लिए इंटू हम 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो परसेंटेज में आ जाए। इसमें तो हमारे ऐसे ग्राम में दिया हुआ है ना, तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इन केजीज,
इसी तरह से 80 ml ऑफ सॉल्यूशन, अगर वाटर दिया है आपको, 80 ml ऑफ द सॉल्यूशन दे दिया, 80 ml ऑफ द सॉल्यूशन मान लो यहाँ पर, तो अगर ऐसा है 80 ml ऑफ द सॉल्यूशन है तो ml को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। ठीक है, टोटल जो वॉल्यूम रहेगा सॉल्यूशन का वो किस में रहेगा, हमारा लीटर्स के अंदर रहेगा। ठीक है, और जो हमारा जो वॉल्यूम रहेगा वो भी किस में रहना चाहिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किस में रहना चाहिए, लीटर्स के अंदर रहना चाहिए। तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगी, वॉल्यूम का मतलब 30 सॉल्यूट का है डिवाइड बाय 70 ml दिया है, ml को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो लीटर में आ जाए। तो ये किसके लिए आ जाएगा आंसर आपके लिए, सोल्व करोगे आप जैसे ही, तो ये आपका लीटर के लिए हमने सोल्व किया था, ये लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाय 7 इंटू 100 इंटू 30 भी है, इंटू मतलब 0 भी है। तो अब इसके लिए जो भी सोल्व करेंगे वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रहेगा। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो हम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। जैसे कि सबसे पहले हम करेंगे जैसे जो परसेंटेज है हमारी, ये ना कई फैक्टर्स में होती है परसेंटेज, जैसे मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, एक होती है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और एक हमारे पास रहती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो पहले मास बाय मास करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, W बाय W से परसेंटेज, यानी कि जैसे आपको जो भी सोल्यूट दिया होगा उसका मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या रहेगा 100 किस लिए मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम इसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम किस में निकालते हैं, हमेशा परसेंटेज के अंदर। सिमिलरली अगर आपको मास बाय वॉल्यूम हुआ तो मास को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, M से नहीं करेंगे, W से ही करते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की फॉर्म में। तो क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास नहीं वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम, सॉरी बाय मिस्टेक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज की अगर हम बात कर रहे हैं इनटू 100 रहेगा, और ये सॉल्यूशन जो है वॉल्यूम ml में रहेगा। इसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमारे पास 3% दी है, मैं ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बीच बीच में कई बार ये जैसे ये भी क्वेश्चन आया था जो मैं लास्ट क्वेश्चन किया, वहाँ पे ना परसेंटेज की कॉन्सेंट्रेशन दी होती है, उस वे में दी होती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब V बाय V इन परसेंटेज, तो क्या रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या रहेगा 100। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल करेंगे हम, बाद में करेंगे, न्यूमेरिकल भी साथ साथ कर लेंगे बीच बीच में। इसके बाद जो हमारे पास मेन जो हमारा +1 का वैसे टॉपिक भी है, दैट इज अ मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी जो है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, M के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M के साथ, ध्यान रखिएगा, स्मॉल m जो है वो मोलैरिटी के लिए रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, वो भी करेंगे। तो मोलैरिटी ये भी एक टर्म है जिसकी वे में हम मतलब जैसे मैंने आपसे कहा 2 मोलर सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, मान लो मैंने आपसे कह दिया 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब 2 मोलर का मीन्स क्या है ना, तो ये क्यों टर्म यूज करते हैं, मोलैरिटी क्यों करते हैं, मोलैरिटी क्यों करते हैं, परसेंटेज क्यों करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी 1 बाय 1 सब चीज़ें धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या रहता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इन लीटर्स। इसमें अगर कई बार कोई वैल्यू जो है वो लीटर में नहीं दी होती, आपको वो ml में दी होती है ना, तो कई बार यहाँ अगर लीटर की बजाय मिली लीटर में दिया तो आप इंटू 1000 कर लेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्वेश्चन करते हैं, एक पहले हम क्वेश्चन से पहले एक मोलैलिटी और कर लेते हैं। मोलैलिटी में क्या फ़र्क होता है, देखिए मैंने आपको लिखा मोलैलिटी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m के साथ। तो ये मोलैलिटी जो रहती है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में, डिवाइड क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या फ़र्क है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रहेंगे यहाँ मास होता है, और जो कि केजी में रहेगा। ठीक है, यहाँ लीटर्स में रहेगा। अब ये आप कहेंगे इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में ये फ़र्क है बच्चे कि जो मोलैरिटी है ये कहीं कहीं फैक्टर्स पे यूज़, कहीं जगह यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो मैंने आपसे कहा कि 10 मोलर अमोनिया गैस सपोज,
ठीक है, मैंने ऐसे कह दिया, अमोनिया गैस की बात कर दी। अब अगर ये गैस है, अगर मान लो मैं यही रिएक्शन 20 डिग्री सेल्सियस पर कर रही हूँ और यही रिएक्शन अगर मैं 70 डिग्री सेल्सियस पर कर रही हूँ, तो दोनों के वॉल्यूम में ऑफकोर्स फर्क होगा ना, चेंज आएगा। क्योंकि जो टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 20 से 30, 40, 50, 60, 70, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उसका जो वॉल्यूम है, जैसे आपको पता ही है, मतलब पहले मान लीजिए कोई गैस थी, कम टेम्परेचर पर थी, वो यहाँ ऐसे इस वॉल्यूम में फिक्स थी। जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, गैस का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, जो पिस्टन है यहाँ से, जैसे अपने थर्मोडायनेमिक्स में +1 में भी पढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो यानी कि जब हम गैस के फैक्टर्स की बात करते हैं, जब हम गैस के लिए बात करते हैं, तो वॉल्यूम जो है वहाँ चेंज हो जाता है विद टेम्परेचर। तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, मोलैरिटी यूज़ करते हैं, ठीक है, गैस के लिए, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मोलैरिटी की दिक्कत ये आती है कि जब हम गैसेस की बात करते हैं तो वॉल्यूम हर बार बदल जाता है, तो वहाँ मोलैरिटी यूज़, तब हम वहाँ मोलैरिटी नहीं मोलैरिटी यूज़ करेंगे। अगर मान लो मैं आपसे कह रही हूँ 20 ग्राम NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्ट डिजोल्व, या 20% है ना, कुछ भी लिख देंगे हम, मान लो 20% सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ जो बात कर रहे हैं हम, सोल्ट की बात कर रहे हैं, 20% सोल्ट है। अब इसकी जो है इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता है NaCl का कोई वॉल्यूम में। अगर मैं आपसे कहूँ कि टेम्परेचर यही रिएक्शन 30 डिग्री पर हो रही थी, अब यही रिएक्शन को मैं घोल रही हूँ 50 डिग्री पर, तो पानी जितना था उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा, वो बढ़ेगा नहीं। जैसे गैसेस तो बढ़ जाती है ना, एक्सपेंड करती हैं ऑन हीटिंग विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, जो गैसेस है वो एक्सपेंड करती हैं, लेकिन जो हमारे लिक्विड सॉलिड्स होते हैं और जो लिक्विड्स होते हैं इतने ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से तब हम वहाँ पे मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारी मोलैरिटी और मोलैलिटी है या परसेंटेज है, इनको अलग अलग अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए बनाया गया है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पर कर रहे हैं, टेम्परेचर बदल रहा है मान लो, है ना, तो वहाँ मोलैरिटी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मोलैरिटी यूज़ करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना। तो अब वॉल्यूम घट बढ़ रहा है तो मोलैरिटी भी फिक्स नहीं हो पाएगी, तब हम मोलैरिटी यूज़ कर लेते हैं कि कितने मास क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है इट्स ओके, लेकिन मास तो सेम रहेगा ना, तब हम मोलैरिटी यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के, ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ रहे हैं कि कहाँ पर मतलब टेम्परेचर है, कहाँ पर प्रेशर का चेंज आ रहा है, तो हम कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग से हम इन टर्म्स का यूज़ करते हैं, राइट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जो है हमारा एक होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, एक मैं हल्का सेंट दे देती हूँ, ज़्यादा इसका यूज़ वैसे नहीं रहता। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि जैसे सपोज मैंने आपसे एक एग्जांपल लिया कि अगर सपोज ऐसा, मतलब कि जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स के अंदर एक, मतलब जो इम्प्योरिटी है, सपोज आपके पास इतना सारा एयर थी और वो सारी एयर प्योर थी, बट उसके अंदर इम्प्योरिटी जो थी वो सिर्फ 2 ही इम्प्योरिटीज थी, बाकी सारी प्योर एयर थी, तो दिस इज अ पार्ट्स पर मिलियन। मतलब कि पूरे मिलियंस ऑफ पार्ट्स के अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी थी, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। हम तब उस फैक्टर का यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन का। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम मोलैरिटी करते हैं, ये तब करते हैं जब सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में ज़्यादा रहता है। पार्ट्स पर मिलियन हम तब यूज़ करते हैं जब जो हमारा सॉल्यूट का अमाउंट है वो कम हो, लेस अमाउंट में हो, और सॉल्वेंट का अमाउंट एज कम्पेयर टू सॉल्यूट क्या हो, ज़्यादा हो, लार्ज हो, मोर हो, तब हम यूज़ करते हैं। वेरी वेरी लार्ज हो, आप ये कह सकते हो, वेरी वेरी लार्ज हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। और जो पार्ट्स पर मिलियन होता है ज़्यादातर उन तब यूज़ किया जाता है जब जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि अगर सपोज नहर के किसी पानी के अंदर वहाँ पर मरकरी का अमाउंट बढ़ रहा है, तो वहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ होता है। कैसे करते हैं इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसे ppm में रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन क्या रहता है, मास ऑफ जो भी हमारा सॉल्यूट होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, वही सेम रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁻⁶, जो हम 100 कर रहे थे, परसेंटेज के लिए देखो हम 100 कर रहे थे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मिलियंस के लिए 10⁻6 करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है कि कई बार जैसे हमने हमने मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, सब कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली, बट कई बार जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आए, सपोज मैं ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले, आप डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा ऑफ कोर्स, ठीक है, मान लीजिए मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आए। अब इसके अंदर आपको पता है, आपने घर पे भी देखा होगा, हमने कोक भर रखी है, ये कोक की बोतल लेके आए, अभी ये सील बंद है, अभी क्लोज है, ठीक है। अब इसमें है जो कोक है, जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा मतलब कि जो इसका ढक्कन जो जैसे ही खोला, आपने खोलने की कोशिश की, तो आपको एक आवाज़ आई, है ना, मतलब ऐसा लगा जैसे कोई गैस यहाँ से बाहर निकली हो, और कई बार इससे बबल्स बन के उठ के यहाँ से बाहर भी निकल जाते हैं अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ। एक्चुअली क्यों, वाई इट इज़ हैपन,
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो भी इसके अंदर गैस भरी हुई थी, कौन सी गैस भरते हैं पता है आपको? CO2 गैस। इस CO2 गैस को एक्चुअली में क्या करते हैं, जैसे मतलब हमारे पास जो भी पानी होता है, जैसे मान लो ये लिक्विड है जिसके अंदर इन्होंने CO2 गैस को घोलना है, तो इस CO2 गैस को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर डाला जाता है। अब हम कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने वाले हैं, हम जो है कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे मेजर्स करते हैं, कहाँ पे डेली लाइफ में इसका यूज़ कहाँ है, हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं। आपकी अब जो हमने जितनी भी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली, ठीक है, लेकिन इसका डेली बेसिस में यूज़ कहाँ है, तो हम वो वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो कंटिन्यू शुरू करेंगे हमारे जो डेली लाइफ के जो एस्पेक्ट्स आप देख रहे हो, ठीक है। अब जैसे आपने CO2 गैस को देखा, इसके ऊपर इतना हाई प्रेशर लगा दिया, यहाँ पर इस गैस का इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया कि ये गैस इस लिक्विड के अंदर घुलना शुरू हो गई हाई प्रेशर के ऊपर, ठीक है। अब लेकिन बाहर तो प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है, अंदर हमने प्रेशर क्या कर दिया, हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया। जैसे ही हमने इस ढक्कन को यहाँ से खोला, ओपन की हमने सील इसकी, तो जितनी भी गैस थी वो हाई से कहाँ की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, लो की तरफ, है ना। तो जैसे ही गैस यहाँ से निकलेगी बाहर, जैसे सील ओपन हुई, तो वो हाई से लो की तरफ जाएगी और गैस जो है वो धीरे धीरे यहाँ से निकलेगी और बबल्स की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। ओके, अब कहने का मतलब है कि जैसे आपने कहा कि जैसे हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो गैस इसमें घुल जाएगी। यही किसका लॉ था हमारे पास, ये हेनरीज का लॉ था, हेनरी का लॉ था। क्या था हेनरी का लॉ? हेनरी ये कह रहे थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे वो ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा गैस के नंबर मतलब प्रेशर पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है ये भी बता देते हैं। इससे पहले मैं एक बार और बता दूं कि जितने ज़्यादा पार्शियल प्रेशर, यानी जिस ये जो गैस थी, जितना ज़्यादा आपने इसके ऊपर प्रेशर यहाँ पर जितनी गैस को भरा हुआ होगा, उतनी ही ज़्यादा इस गैस की उसके अंदर क्या रहेगी, सॉल्वेंट के अंदर क्या रहेगी, सॉल्युबिलिटी रहेगी, ठीक है। उस गैस की इतनी ज़्यादा क्या रहेगी, सॉल्युबिलिटी रहेगी। मैं यहाँ जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हम किसकी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, गैस इन लिक्विड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। और गैस इन लिक्विड के केस में ही प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं आपसे कहूँ लिक्विड इन लिक्विड या सॉलिड इन लिक्विड की बात करें, तो वहाँ पर ये जो लॉ है हमारा, जो हेनरीज का लॉ है, वो इस पर नहीं एप्लीकेबल हो रहा, क्योंकि ये जो बात करता है वो गैस के सॉल्यूट की लिक्विड के अंदर बात करता है, ठीक है। तो जैसे ही गैस को हमने लिक्विड में घोलना है, तो जितना ज़्यादा आप गैस का प्रेशर सॉल्वेंट के ऊपर अप्लाई करोगे, उतनी ज़्यादा गैस वो सॉल्वेंट के अंदर घुल जाएगी। यानी कि पार्शियल प्रेशर, यानी उस गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर होगा, उस गैस के पर्टिकुलर उस अकेली गैस का, तो उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी भी उस गैस की होगी। अच्छा जी, अब ये पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर का मतलब एक्चुअली क्या, ये जो हमारा प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर, जिसे आप PA से लिख सकते हो, वो किसके डायरेक्टली होता है, मोल फ्रैक्शन के। ये एक जस्ट सिंबल है, जिसकी भी बात कर रहे हो आप, उस पर्टिकुलर A उसके लिए यूज हो जाएगा। अगर मैं CO2 की बात करूँ तो यहाँ CO2 लिख सकते हो आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ठीक है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन। जैसे मतलब मान लो मैं आपसे कहूँ कि जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे, अब मोल फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑफ A के, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है, टोटल नंबर मोल्स का मतलब ये जो सॉल्वेंट है और जो हमारे पास सॉल्यूट था, यानी जो हमारी गैस थी, उन दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे CO2 गैस इन वाटर, तो CO2 के नंबर ऑफ मोल्स, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, उन दोनों को टोटल नीचे लिखोगे, ऊपर लिखोगे CO2 गैस के नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अब जैसे ही मैंने इस प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाया, दैट इज इक्वल टू KH इंटू XA। That is, what is this KH? This is a Henry's constant. What is this? This is a Henry's constant. Now what is Henry constant? Question arise. ये है Henry constant क्या है? जैसे इसका मतलब होता है कि अगर CO2 गैस है, ये जो CO2 गैस है, ये अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर काम कर रहे थे, तो इसके लिए इस KH की वैल्यू कुछ डिफरेंट मिलेगी। 30 डिग्री सेल्सियस पर इसके KH की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, 40 पर अलग होगी, 50 पर अलग होगी, 60 पर अलग होगी। ये कैसे, KH जो था एक पर्टिकुलर गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स वैल्यू, मतलब मान लो इस पे 1 है तो इस पे 2 होगी, इस पे 3 होगी, एग्जांपल बता रही हूँ, बढ़ेगी घटेगी, मैं अभी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ, मतलब चेंज होगी। अगर ये A है तो ये B होगी, ये C होगा, ये D होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। बढ़ने घटने की भी बात नहीं मैंने करी है, ठीक है। अभी इसके बाद देखिए, इस एक रिलेशन से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दूंगी। दैट इज अ PA, अगर मैं इसको डिवाइड में ले आऊँ तो X से, दैट इज इक्वल टू KH। यानी जैसे जैसे हेनरी का कांस्टेंट बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर पार्शियल प्रेशर को कांस्टेंट कर लें, तो जैसे जैसे हेनरी कांस्टेंट बढ़ता जाएगा, मोल फ्रैक्शन घटता जाएगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या, कि उस कंटेनर के अंदर उस सॉल्वेंट के ऊपर जो हमारे सॉल्यूट थे, जो हमारी गैस ऊपर भरी हुई थी, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो घटते जा रहे हैं। यानी यहाँ पर गैस का प्रेशर घटता जा रहा है। यानी जैसे जैसे हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है,
वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन घटता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, घटेगी। यानी अगर KH जो है हमारा इंक्रीज करता है, सपोज यहाँ लिख लेते हैं, पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं, KH जो है अगर इंक्रीज करता है तो XA क्या करेगा, ऑफकोर्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि यूनिवर्सली रहते हैं। अगर XA डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, है ना। तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी कि जो KH है वो इंक्रीज करता है किसके साथ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद टेम्परेचर। यानी अगर मैं आपसे कहूँ 20 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर, जनरल डाटा ले रहे हैं हम, कोई एक एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा KH की वैल्यू अगर किसी पर्टिकुलर किसी भी गैस के लिए, अगर सपोज इसको मैं 10 मान लूँ, इसको 20 मान लूँ, इसको 30 मान लूँ, तो KH विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और अगर KH की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो XA की वैल्यू घटती जाएगी, और अगर ये घटती जा रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं इन कोल्ड वाटर बट नॉट इन हॉट वाटर। क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, क्योंकि जो हॉट वाटर रहता है हमारा, उसके अंदर जो अमाउंट है, आंसर क्या रहेगा कि हॉट वाटर के अंदर जो गैस का अमाउंट रहता है, गैस अमाउंट जो है वो क्या रहता है, गैस के अमाउंट की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या रहेगी, लेस रहती है, सॉल्युबिलिटी लेस हो जाती है। जब गैस जो O2 है या जो हमारी ऑक्सीजन गैस है, जब ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो वो क्या करेंगे, दे फील सफोकेशन, उनको सांस लेने में दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ डेथ, मतलब वो नहीं रह सकते। लेकिन अगर मैं कोल्ड वाटर की बात करूं, कोल्ड वाटर के लिए जो ऑक्सीजन गैस है वो ज़्यादा घुलेगी, ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करेगी, सॉल्युबिलिटी मोर होगी, और उसकी वजह से वो आराम से सांस ले सकते हैं। अब जो टेम्परेचर जैसे जैसे मतलब गैस का जो टेम्परेचर है, पानी गर्म होता जाएगा, हॉट वाटर के केस में जो हॉट वाटर के अंदर जो KH का फैक्टर है, KH क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, मोर रहेगा, और जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी यानी जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या रहेगा, लेस रहेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आज जो है हमारा सिर्फ हेनरीज लॉ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है। आप इतना थोड़ा सा बेसिक ज़रूर पढ़िएगा कि हेनरीज कांस्टेंट क्या था, पार्शियल प्रेशर बढ़ने से जो है वो जो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर कैसे बढ़ता है, मोल फ्रैक्शन के बढ़ने से बढ़ता है। मोल फ्रैक्शन के बढ़ने से अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी, और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो KH क्या होता है, घटता है। तो KH जो है सॉल्युबिलिटी के साथ जस्ट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी KH इज इनवर्सली टू द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और KH इज डायरेक्टली टू द पार्शियल प्रेशर, KH इज डायरेक्ट इनवर्सली टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। और जो पार्शियल प्रेशर रहता है ये हमारा किसी पर्टिकुलर गैस के लिए हम एक फिक्स्ड वैल्यू मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, तो आप इसका मोल फ्रैक्शन को मानकर चलिएगा कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएंगे तो जो KH की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही रहेगा। आज हमने सिर्फ हेनरी कांस्टेंट का टॉपिक पढ़ा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो हमने एज एक क्लास की तरह पढ़ना है कि जैसे हम क्लास में बच्चों को एक एक दो टॉपिक करवाते हैं ताकि वो धीरे धीरे बेस बन जाए पर उनका, तो ऐसे ही हम हमारी वीडियो में करते जाएंगे। पूरी एक वन शॉट वीडियो तब बनाएंगे जब हमें ये लगेगा कि हाँ जी हमारा ये जो है बच्चों का बेस बन चुका है, तो वन शॉट के लिए रिवीजन के तौर पर बना लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही रहेगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।